एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के थर्ड सैम्पल पेपर को आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तो लर्निंग प्रोसेस में अगर हम कुछ सीख रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो उसमें ड्राइव, क्यू और रिस्पॉन्स ये तीनों शामिल होते हैं, यानी कि संचालन और हमारा मनोभाव यानी कि क्यू एंड अनुक्रिया ये तीनों शामिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है द पॉइंट विच इज कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग एन इंटरप्राइज। तो देखो, अगर हम किसी भी इंटरप्राइज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितना कैपिटल है, हमारे पास कितने पैसे हैं, उसी अकॉर्डिंग तो हम किसी बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजी की उपलब्धता। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस पहलू को पसंद करता है, यानी कि एक एंटरप्रेनर अगर चाहता है कि वो स्मॉल स्केल बेसिस पे अपने बिजनेस को रन करे तो वो क्या करता है, वो एकांकी व्यापार करता है या साझेदारी करता है या कंपनी स्टार्ट करता है। तो देखो, अगर हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आपको मेंबर होने पड़ते हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा इंसान की आवश्यकता पड़ती है, और क्योंकि ज़्यादा इंसान की आवश्यकता पड़ती है इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे होता है कंपनी में। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2% होते हैं और 2 से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं साझेदारी में, यानी कि पार्टनरशिप में। लेकिन जो हमारा एकांकी व्यापार होता है, जो हमारा सोल ट्रेडिंग होता है, इसमें बस एक ही ऑनर होता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट भी हमें सोल ट्रेडिंग पे ही करना पड़ता है। और हमने जो 11th में फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करा था वो हम सोल ट्रेडिंग के लिए ही प्रिपेयर करते थे, क्योंकि क्लास 12th में हमने पार्टनरशिप और एनपीओ और कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया था। लेकिन क्लास 11th में हमने जो भी सारी चीज़ें करी थी, हमने सारी चीज़ें सोल ट्रेडिंग के लिए ही करी थी, ठीक है। तो इसलिए स्मॉल स्केल बेसिस पे अगर किसी एंटरप्रेनर को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो एकांकी व्यापार करता है, यानी कि सोल ट्रेडिंग करता है, ठीक है। क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना क्वेश्चन क्लियर हो गया तो, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, नियोजन होता है प्लानिंग इज। तो प्लानिंग आप ऑप्शन ही देख लो, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। तो प्लानिंग ना ही वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, ना ही वेस्टेज ऑफ मनी होता है और ना ही अननेसेसरी होता है, बल्कि जो हमारा नियोजन होता है वो आवश्यक होता है। प्लानिंग इज नेसेसरी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्लानिंग होता क्या है, तो थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड टू व्हेन टू डू इज नॉन एज प्लानिंग, यानी कि पहले से डिसाइड कर लेना कि हमें किन किन चीज़ों को करना है, ये कहलाता है प्लानिंग। और जो प्लानिंग होता है वो आवश्यक होता है, वो नेसेसरी होता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना होती है अ गुड प्लान इज। तो एक अच्छा प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो या बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, मतलब हम प्लान बनाते ही पूरे टाइम को वेस्ट कर दिए और उसके बाद जो हम इम्प्लीमेंट करने का मौका आया तो हमें मौका मिला ही नहीं, क्योंकि हम प्लानिंग करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए थे। तो इसलिए एक अच्छा प्लानिंग ना ही एक्सपेंसिव होता है, ना ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और ना ही ज़्यादा संकीर्ण होता है, ज़्यादा रिगिड होता है, बल्कि ये फ्लैक्सिबल होता है, जो कि चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग को भी थोड़ा बहुत चेंज कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो उसे कहते हैं एक अच्छा प्लान, एक आइडियल प्लान, एक गुड प्लान। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, एक अच्छी योजना लोचपूर्ण होती है, यानी कि फ्लैक्सिबल होती है, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक परियोजना है, यानी कि प्रोजेक्ट इज। तो देखो, जो प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किन किन एक्टिविटी को करना है। उन सारी एक्टिविटी के क्लस्टर को, यानी कि गतिविधियों के समूह को हम परियोजना कहते हैं, हम प्रोजेक्ट कहते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोजेक्ट इज क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 है, डीपीआर है, यानी कि डीपीआर इज। तो डीपीआर क्या होता है? देखो, डीपीआर जो होता है वो एक्शन प्लान होता है, यानी कि कार्यवाही का योजना होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स। तो देखो, नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, यानी कि करेंट लायबिलिटी पर करेंट एसेट्स की अधिकता को, चालू दायित्व पर चालू संपत्तियों की अधिकता को हम कहते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज शुद्ध कार्यशील पूंजी, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतिम रहतिया है क्लोजिंग स्टॉक इज। तो देखो, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि
कि सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होता है, और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है वो सोर्स ऑफ फंड है या एप्लीकेशन ऑफ फंड है। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तो आज ही आपका होमवर्क है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन से बच्चे हमारी सीरीज़ को, एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज़ को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना कि ओपनिंग स्टॉक सोर्स ऑफ फंड होता है या होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो हमारा अंतिम रहतिया होता है, वो कोष का स्रोत होता है, वो होता है सोर्स ऑफ फंड। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अंश अधिमूल्य में वृद्धि है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज। तो शेयर प्रीमियम की राशि में जब वृद्धि होती है तो वो फंड का एक सोर्स होता है, यानी कि कोष का स्रोत होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन है, चालू अनुपात होता है, यानी कि करेंट रेशियो इज। तो करेंट रेशियो बैलेंस शीट रेशियो होता है, यानी कि आर्थिक चिट्ठा अनुपात होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चालू अनुपात आर्थिक चिट्ठा अनुपात होता है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरक्षा सीमा यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखो, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ टाइम के बाद ऐसा रिजल्ट होता है कि हमें ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। और वो जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने एक्चुअल सेल को, हम अपने वास्तविक बिक्री को घटा देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल से, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स लेस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न है, यानी कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इश्यूड बाय डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर वेंचर कैपिटल फंड इज। तो वेंचर कैपिटल फंड के लिए जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है वो होता है 1.5, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट रिलेट्स विथ। तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट सैम्पल में बताया था कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, इसके अलावा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो जो हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है वो इसलिए उपयुक्त होता है, इसलिए अप्रोप्रिएट होता है बिकॉज इट रिलेट्स विथ अनस्टेबल नेचर, यानी कि प्रकृति में अविजिलेंस से। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रबंध एक पेशा है, ये कथन किसका था। तो ये हमने वीडियो में कवर किया था। प्रबंध एक पेशा है, ये कथन किसने कहा था, ये कथन कहा था अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने बिजनेस स्टडी में आपको बहुत बार करवा दिया है, इसलिए आप बिजनेस स्टडी की वीडियो को भी देख सकते हो अगर आप बिजनेस स्टडी को चूज किए हो तो। वैसे बिजनेस स्टडी हर एक स्टूडेंट का होता ही होता है, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 है, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। तो मनी जो हम मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, एक तो हम ये बता दें आपको कि मार्केटिंग जो होता है वो सेल ओरिएंटेड होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है और प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मार्केटिंग होता है वो ना ही वेस्टेज होता है, ना ही बर्बादी होता है, ना ही अनावश्यक व्यय होता है, और ना ही बर्डन ऑन द कस्टमर होता है, बल्कि ये एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक विनियोजन होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, विपणन अवधारणा यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। तो अभी मैंने आपको बताया था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन, सेल्स और कस्टमर ओरिएंटेड होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा, इन तीनों से संबंधित होती है। फिर अब 18 नंबर क्वेश्चन है, IFCI स्थापित की गई किस वर्ष में। तो IFCI को हम किस वर्ष स्थापित किए थे, हमने IFCI को स्थापित किया गया था 1948 में, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 19 है, टेलीफोन व्यय है, टेलीफोन एक्सपेंसेज। तो जो हमारा टेलीफोन एक्सपेंस होता है वो होता है सेमी वेरिएबल, यानी कि अर्धचल व्यय, अर्धचल एक्सपेंसेज। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेज सेमी वेरिएबल। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है, समामेलन का अर्थ है मर्जर मीन। तो मर्जर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी फर्म को किसी दूसरे फर्म को अपने फर्म से अमलगेट कर दे, मतलब मिला दे, साथ में ज्वाइन कर दे, तो उससे हम कहते हैं मर्जर, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस इज नॉन एज मर्जर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस इज नॉन एज मर्जर। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है। तो देखो, मैंने आपको बिजनेस स्टडी में ऑलरेडी बता दिया था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। इसलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और देखना, मैंने बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इन सारी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने बिजनेस स्टडी को कंप्लीट नहीं करा है तो आप उस वीडियोस को देख लेना, वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिजनेस स्टडी का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आप क्वेश्चंस नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ अपने एग्जाम में, अगर आप उन वीडियोस को देख लोगे तो, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। मैं आपको सारी वीडियोस का लिंक यहाँ पे आई बटन पर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रबंध क्या होता है। ये आर्ट एंड साइंस दोनों होता है, ये कला और विज्ञान दोनों होता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है लेबलिंग क्या है, यानी कि व्हाट इज लेबलिंग। तो जो हम लेबलिंग करते हैं वो आवश्यक होता है, वो नेसेसरी होता है, इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 23 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, यानी कि मैक्सिमम वाइड स्कोपेज ऑफ। तो पैकेजिंग का सबसे ज़्यादा व्यापक क्षेत्र होता है, ये ज़्यादा विस्तृत फैला रहता है, इसलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र पैकेजिंग का होता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन का उद्देश्य है, यानी कि द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज। तो एडवर्टाइजमेंट का क्या पर्पस होता है, इसका पर्पस होता है बायर्स को अट्रैक्ट करना, यानी कि टू अट्रैक्ट पोटेंशियल बायर, संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना। इसका उद्देश्य होता है टू इन्फॉर्म एंड गाइड कस्टमर्स अबाउट देयर सर्विस, अबाउट देयर प्रोडक्ट। तो ये इसका दूसरा कारण होता है, दूसरा पर्पस होता है। इसके अलावा इनका एक और पर्पस होता है टू मेक पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना। तो ये तीनों कार्य एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज all of the above. The purpose of advertisement is to attract potential buyer, to inform and guide customers and to make publicity of product. तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, आप काट दो, इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब हिंदी में टाइपिंग कुछ अलग हो जाता है, इंग्लिश में टाइपिंग कुछ अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आप कर लेना। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। फिर अब 25 नंबर क्वेश्चन है दीर्घकाल ऋण पर होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स बियर। तो जो लॉन्ग टर्म लोन होता है, यानी कि जिसे हम काफ़ी लंबे समय के लिए लेते हैं, उस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, उस पर स्थिर ब्याज दर दिया जाता है, इसलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकाल ऋण पर स्थिर ब्याज दर होता है, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 26 है कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है। तो वर्किंग कैपिटल को हम कितने तरीकों में क्लासीफाई कर सकते हैं, तो इसे हम कई तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। एक तो हो गया परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक हो गया वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, और इसके अलावा हम इसे रेगुलर एंड सीजनल वर्किंग कैपिटल में भी क्लासीफाई कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल को, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्किंग कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज: परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल एंड रेगुलर एंड सीजनल वर्किंग कैपिटल। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 27 है नियोजन होता है, यानी कि प्लानिंग इज। तो देखो, जब हम प्लानिंग करते हैं, मान के चलो आपने अभी तक प्लानिंग कर रखी है सब चीज़ की, आपने प्लानिंग ये भी कर रखा है कि आपको आज क्या कुछ करना है, इसके अलावा आपने प्लानिंग अपने एग्जाम की भी कर रखी है कि एग्जाम में अपना बेस्ट देने के लिए आपने क्या कुछ प्रिपरेशन कर रखा है, आपने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है, ये भी आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। इसके अलावा आप फ्यूचर में क्या कुछ करना चाहते हो उसके लिए आपने प्लानिंग कर रखी है। तो इसलिए जो प्लानिंग होता है वो एकदम वेरी शॉर्ट टर्म या मिडिल टर्म और या फिर लॉन्ग टर्म तीनों के लिए हो सकता है, ठीक है। इसलिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉर ऑल टर्म, प्लानिंग इज फॉर शॉर्ट मिडिल एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सभी अवधियों के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, ये कथन किसका था। तो ये जो कथन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बिजनेस स्टडी में भी कवर किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बिजनेस स्टडी के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो प्लानिंग इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, ये स्टेटमेंट खुद एलन ने दिया था। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैंने आपको बिजनेस स्टडी की वीडियो में ही बताया था कि आपको अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो उसे आप कुछ ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, तो एलियन को पकड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो छोटे मोटे ट्रिक्स बनाकर भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में जिसमें स्टेटमेंट दिए रहते हैं उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये किसके द्वारा दिया गया था, तो आप ये बता सकते हो ये एलन के द्वारा ही दिया जा सकता है क्योंकि इसका ये कारण था, तो ऐसा तो होता नहीं है, इंसान का कुछ भी नाम हो सकता है, इसलिए इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया प्लानिंग इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ एलन। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना कि आप 28 में से कितने मार्क्स खुद सिक्योर कर पाए और आप कितना इंप्रूव करते जा रहे हो हर एक वीडियो के बाद, ठीक है। ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और अब हम मूव ऑन करने वाले हैं इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब हम एंटरप्रेन्योरशिप के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सम विच्छेद बिंदु क्या है, यानी कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट।
तो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट हम उस सिचुएशन को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जब एक बिजनेसमैन को ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक प्रोडक्ट को बनाने में उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसका कॉस्ट लग रहा है, बस उतना ही उसे रेवेन्यू ही मिल रहा है। जितना कॉस्ट लग रहा है, जितना खर्चा हो रहा है, उतना ही उसे रेवेन्यू मिल रहा है। यानी कि ना उसे प्रॉफिट हो रहा है, ना उसे लॉस हो रहा है। तो इस पॉइंट को, इस सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। देखो, जब उद्यमी नया व्यवसाय प्रारंभ करता है तो शुरुआत में उसे लाभ नहीं होता। स्टार्टिंग में जब कोई बिजनेस एंटर करता है तो स्टार्टिंग में उसे लाभ नहीं होता, बल्कि स्टार्टिंग में तो उसे थोड़ा लॉस ही होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो ये जो सिचुएशन होता है, ये जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिर धीरे धीरे जब वो अपनी गुडविल बना लेता है, जब वो फेमस हो जाता है, रेपुटेशन हासिल कर लेता है, तो उसे प्रॉफिट होने लगता है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट स्टार्टिंग में ऐसा होता है जब उसे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी कि जितना उसका कॉस्ट लग रहा था उतना ही उसे रेवेन्यू मिलता है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि सम विच्छेद बिंदु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अवसर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो देखो, मैंने आपको पिछले सैम्पल पेपर में, सैम्पल पेपर सेकंड में मैंने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटीज़ दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट, और एक होता है निर्मित अवसर, यानी कि क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। एक्सिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट का मतलब ये हुआ कि वैसे अपॉर्चुनिटी जो आपके पर्यावरण में विद्यमान होते हैं, जैसे कागज़ आप देखते होगे, जूते आप देखते होगे, कपड़े आप देखते होगे, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, लेकिन अब इसे हम कुछ और मॉडिफिकेशन कर दिए, कुछ और फीचर्स इसका बढ़ाकर उसे बेच रहे हैं। तो मतलब नई नई चीज़ें हम करते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों में जो पहले से हमारे पर्यावरण में विद्यमान है, तो उन अवसर को, उन अपॉर्चुनिटी को हम कहते हैं एक्सिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन एक होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम किसी नई चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं, जैसे टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था, एरोप्लेन का आविष्कार किया गया था, तो ये सारी नई नई चीज़ें थी, और ये आपके पर्यावरण में कहीं भी आपको पता नहीं था पहले कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आपने क्रिएट किया और आपने उस सेल को बिल्कुल बढ़ा दिया क्योंकि वो नई चीज़ थी। तो उसे हम कहते हैं क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि ऐसे अवसर जो पहले से मौजूद नहीं होते, इन्हें परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं निर्मित अवसर। ठीक है, तो दो तरह के अपॉर्चुनिटीज होते हैं, एक होते हैं पर्यावरण में विद्यमान अवसर और एक होते हैं निर्मित अवसर। वैसे अवसर जो ऑलरेडी आपके एनवायरनमेंट में होते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्यावरण में विद्यमान अवसर, और वैसे अपॉर्चुनिटी जो आपके पर्यावरण में पहले से थे ही नहीं, किसी को पता भी नहीं था, लेकिन आपने उसे क्रिएट किया, आपने कुछ नई चीज़ का आविष्कार किया, उसे हम कहते हैं निर्मित अवसर। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पर्यावरण के मुख्य कितने प्रकार है, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखो, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के दो तरह होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि आंतरिक पर्यावरण और बाहरी पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण वैसे पर्यावरण होते हैं जिस पर एक एंटरप्रेन्योर अपनी पकड़ बनाए रखता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो एक एंटरप्रेन्योर चाहे तो वो चेंज कर सकता है, मतलब उसकी पकड़ इसमें बनी रहती है इंटरनल एनवायरनमेंट में, यानी कि आंतरिक पर्यावरण में। आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत वे घटक आते हैं जिन पर साहसी का नियंत्रण हो, जिन पर एंटरप्रेन्योर का नियंत्रण हो, जैसे भूमि, उत्पादन, पूंजी, श्रम आदि। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वैसे एनवायरनमेंट होते हैं जिस पर साहसी का यानी कि एंटरप्रेन्योर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कंपटीशन अगर आप देख लो, मान के चलो आपने किसी इंटरप्राइज को सेट किया, आपकी अगल बगल में वैसे और बहुत सारे बड़े बड़े इंटरप्राइज सेट किए गए थे, तो उस पर आपकी कोई पकड़ नहीं होती, आप नहीं चाह कर भी उसे आप हटा नहीं सकते हो। तो ये सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं, जो कंपटीशंस हो गए आपके, नई नई टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है तो उस केस में इस पर आपका पकड़ नहीं रहता, वो जब चाहे तब आ सकता है, तो उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ता है। तो वैसे एनवायरनमेंट जिस पर एक एंटरप्रेन्योर का पकड़ हो, जिस पर वो चाहे तो कंट्रोल कर सके, उसे हम कहते हैं आंतरिक पर्यावरण। लेकिन वैसे पर्यावरण जिस पर एंटरप्रेन्योर का कोई कंट्रोल ना हो, जैसे कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, तो ये सारी चीज़ें कहलाती है बाहरी पर्यावरण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पाद मिश्रण क्या है, यानी कि व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स। तो देखो, प्रोडक्ट मिक्स हम उसे कहते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उसे दिखाते हैं, उसे उपलब्ध करवाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। यानी कि उत्पाद मिश्रण से आशय किसी भौतिक वस्तु या सेवा से जिससे क्रेता की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, यह जिसमें उत्पादन अंगों का विवेचन एवं नियंत्रण होता है। यानी कि प्रोडक्ट मिक्स इज ऑल्सो नॉन एज असॉर्टमेंट, रिफर टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिनियर।
टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिनियर दैट अ कंपनी ऑफर टू इट्स कस्टमर। जो एक कंपनी जो होती है अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को दिखाती है, उसे मतलब प्रेजेंट करती है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 को। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, कारखाना लागत क्या है, यानी कि व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखो, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब वो होता है कि जितने भी कॉस्ट एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में एक कंपनी के द्वारा लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट रिफर्स टू टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर गुड्स, यानी कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, उसे बनाने में जितना भी टोटल कॉस्ट लगता है, उसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज द बेसिस फॉर सेवरल कॉस्ट अकाउंटिंग एनालिसिस दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। यानी कि कच्चा माल श्रम की सहायता से कारखानों में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पक्के माल में बदलता है। इस स्तर पर अर्थात कारखानों में जो भी खर्च होता है, उसे मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, उसे कारखाना उपरिव्यय कहा जाता है। ये कारखाना लागत कहा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। यानी कि किसी भी गुड्स को, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में उसे जितने प्रोसेस से हम लेकर जाते हैं, तो टोटल कॉस्ट जो उसका होता है, उसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये होता है हमारा कारखाना लागत। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रांड क्या है, यानी कि व्हाट इज ब्रांड। तो देखो, उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा, एक सेलर के द्वारा अपने उत्पाद की, अपने प्रोडक्ट की पहचान के लिए जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हम ब्रांड कहते हैं। जैसे आप देख लो, टाटा का एक अलग ब्रांड है, एप्पल का अलग ब्रांड है, तो इस तरीके से उनकी एक ब्रांड बनी हुई है। वो अपने अलग से अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, एक अलग से साइंबल का यूज़ करते हैं, एक डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ब्रांड। ठीक है, अब ब्रांड इज अ प्रोडक्ट, सर्विस और कॉन्सेप्ट दैट इज डिसाइडेड बाई एंटरप्रेन्योर एंड यूज विद प्रोडक्ट नेम। ब्रांड में भी वर्ड, अल्फ़ाबेट, साइंबल्स, डिज़ाइन एटसेट्रा। ठीक है, तो ब्रांड ये बहुत ही सिंपल टर्म्स था। मैंने आपको बता दिया कि आईफोन वगैरह का जो ब्रांड होता है, उसका जो साइंबल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड्रॉयड का डिफरेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें ब्रांड कहलाती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिकीकरण क्या है, यानी कि व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। तो देखो, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को इम्प्रूव करना, टाइम के साथ उसे इम्प्रूव करना, ताकि आजकल के ट्रेंड के साथ वो चीज़ें अच्छे तरीके से बिक सके, उसे हम कहते हैं आधुनिकीकरण। जैसे मान के चलो, आप देखते होगे पिछले ज़माने का जो फ़ैन हुआ करता था, जो पंखा हुआ करता था, वो बहुत ही ज़्यादा भारी हुआ करता था, उसमें बहुत ही ज़्यादा वाइंडिंग कर दी जाती थी, और इसके कारण जो फ़ैन था वो बहुत सालों साल चलता था। और लेकिन जो फ़ैन था वो घूमता कम था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइंडिंग की रहती थी, इस कारण उसका जो स्पीड था, रोटेटिंग स्पीड होता था, वो कम हो जाता था। लेकिन आजकल के जो फ़ैन आने लगे हैं, उस फ़ैन में वाइंडिंग बहुत कम किया रहता है, और क्योंकि वाइंडिंग बहुत कम किया रहता है, इस कारण फ़ैन ज़्यादा तेज़ी से रोटेट होता है। तो कस्टमर तो चाहते थे कि मेरा फ़ैन सबसे तेज़ चले, सबसे तेज़ घूमे, और इस कारण उन्होंने इस नए प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूसर था, उसने अब तो अपने पर प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट लग रहा था, जो खर्चे हो रहे थे, वो तो कम कर दिया, क्योंकि वाइंडिंग तो वो कम कर रहे थे अब। और वाइंडिंग कम करने से क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज होगा, तो वाइंडिंग कम करने से जो करंट होता है वो ज़्यादा पास होता है, और क्योंकि ज़्यादा पास होता है, तो इस कारण जो फ़ैन था वो ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। लेकिन जब वाइंडिंग ज़्यादा रहती है, तो उस केस में वो जो वाइंडिंग क्या रहता है, वो जो कॉइल होता है, वो कॉइल थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज वगैरह खुद के पास रख लेता है, और इस कारण जो फ़ैन होता था वो थोड़ा कम घूमता था। लेकिन इससे जो हमारा वाइंडिंग होता है वो जलता नहीं था, पिछले के ज़माने का जो फ़ैन हुआ करता था। लेकिन आज के ज़माने का फ़ैन जल्दी जल जाता है, क्योंकि वाइंडिंग कम किया रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो चीज़ों को इम्प्रूव करते रहते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो इसे अच्छे से परचेज कर सके, जिससे उनका सेल ही बढ़िया हो, और साथ ही साथ पर यूनिट कॉस्ट भी उनका कम लगे। तो इसे ही हम कहते हैं आधुनिकीकरण, इसे ही हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, समय के दौर में बने रहने के लिए साहसी को अपने उत्पाद को आधुनिक बनाते रहना होगा। ये उत्पाद के रंग, किस्म, आकार, डिजाइन का प्रयोग किया जा सकता है। इस नीति से एक और जहां प्रति इकाई लागत कम होगी, वही ग्राहकों की नवीनतम पसंद की आपूर्ति बनी रहेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हमने इंटरप्रेन्योरशिप के थर्ड सैम्पल पेपर को भी कवर कर लिया। अब इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि जल्द से जल्द हम सैम्पल पेपर 4 को भी लेकर आएँ। ठीक है, हमने हर एक सैम्पल पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए बस।